तो आपने क्या, अगर आपसे आप कोई सवाल करता है आपसे कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स और थिंग्स, ठीक है, इन सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, which has no as such geometric meaning, numerical meaning. It's a permutation. तो उसको आप एक बास्केट जैसा समझ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट जैसा समझ सकते हैं, बट उसको न्यूमेरिकली कि ये 1 के इक्वल है या 2 के इक्वल है या 10 के इक्वल है ऐसा नहीं बोल सकते, तो इसका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। और क्या है? अरेंजमेंट है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि फिर सेट भी तो ऐसा ही कुछ होता है, सेट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो सेट और मैट्रिक्स में क्या फर्क है? तो फर्क है, क्या फर्क है? हाँ, सेट में, चलो सेट में एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं और मैट्रिसेस में एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं, मान लिया। और कोई फर्क? सेट एक ग्रुप है, कलेक्शन है, मैट्रिक्स कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन के साथ साथ उसमें हर एलिमेंट की अपनी एक वेल डिफाइंड पोजीशन है, तो एक अरेंजमेंट है। मतलब जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, वही सेट और मैट्रिसेस में लगभग वैसा ही डिफरेंस है कि ये अरेंजमेंट है, वहां पर हर एलिमेंट की पोजीशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सेट में पोजीशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कौन से एलिमेंट को पहले लिख दो, कौन से बाद लिख दो, उससे सेट चेंज नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कुछ पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फटाफट पहले आंसर करेंगे। तो पहला समरी कि क्या क्वेश्चन है व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग ऑफ मैट्रिसेस and you are comparing matrix with numbers, comparing matrix with the sets or other kind of permutations. तो पहला पॉइंट जो आप लोगों ने पिछली क्लास में किया कि if a matrix has 4 rows and 2 columns then its order is called as 4 cross 2, 4 by 2, not 8, not 8. Why not 8? Because when you say that order is 8, then actually the dimension of matrix is not exactly clear, that whether you are talking of 1 by 8 or 8 by 1 or 2 by 4 or 4 by 2, right? So ambiguity आ जाती है। दूसरी बात यह है कि ऑल्दो जो ऑर्डर के दोनों नंबर्स होती हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम से जो नंबर बनती है, उस नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। वो नंबर क्या बताती है? वो बताती है कि उस मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट्स पर आओ। अगला पॉइंट क्या है वो देखो। अगला पॉइंट है मैट्रिक्स इज नॉट अ सेट। अभी वही डिस्कशन हो रहा था कि मैट्रिक्स एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट सिंपली एक कलेक्शन ऑफ थिंग होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैट्रिक्स क्या है? एक एरे है, अरेंजमेंट है। तो इट इज अ परम्यूटेशन वेयर एज दैट इज अ कलेक्शन। और एरे भी ऐसा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैट्रिक्स एवरी परम्यूटेशन इज अ मैट्रिक्स, नो, ओनली रेक्टेंगुलर परम्यूटेशन इज मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे है तभी वो मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज तो सर्कुलर परम्यूटेशन भी होता है, ठीक है, और कुछ भी ट्रायंगुलर परम्यूटेशन भी हो सकता है, तो वो उसको हम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ऑर्डर चेंज करने से मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, बट ऑर्डर चेंज करने से, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने से सेट नहीं चेंज होता है, ठीक है। तीसरा, मैट्रिक्स बीइंग अ परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स, इट डजंट हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल्दो देयर आर सम मैट्रिसेस, जैसे कि देयर आर सम परम्यूटेशन ऑफ डिजिट्स जिसको हम नंबर्स बोलते हैं। डिजिट अगर ट्रायंगल में लिखे हुए तो उसको हम नंबर नहीं बोलते हैं, लेकिन डिजिट वही लीनियर फैशन में लिखे हुए तो उसको हम न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस दे देते हैं कि 1 2 3। अगर ट्रायंगल में लिखा हुआ तो वो 1 2 3 3 नंबर का कलेक्शन हो गया, लेकिन 1 देन 2 देन 3 एक लाइन में लिखा हुआ तो हम उसको 123 बोलते हैं, तो उसका एक न्यूमेरिकल काउंट के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। तो ऑल मैट्रिसेस डू नॉट हैव न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस बट फ्यू हैव, and those few are called square matrices. So only corresponding to square matrices we will define a numerical value which is known as determinant. So determinant is nothing but the numerical significance of a square matrix by certain rule. जैसे आप डिजिट लिखते हो 1 2 3 तो उसका एक डेसिमल एक्सपेंशन फॉलो करते हो, उस रूल से उसके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो। ऐसे हम कोई एक रूल बताएंगे, उस रूल से स्क्वायर मैट्रिसेस को एक्सपांड करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट विल कम लेटर, राइट।
अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट के अलावा एक और बात जो डिस्कस हुई थी कि हाउ टू काउंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस when the elements and their characteristic is given and order is specified कि भाई ये एलिमेंट का इस्तेमाल करके, जिसमें हो सकता है सारे एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है कुछ एलिमेंट डिफरेंट हो, कुछ रिपीटेड हो, और आपसे बोला जाए कि 3/2 के, 2/3 के, या ऑल पॉसिबल ऑर्डर के टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो एक दो एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में किया भी था कि कितने बाइनरी मैट्रिसेस बनेंगे अप टू ऑर्डर 12 या अप टू 12 एलिमेंट पॉसिबल एट द मैक्स। तो ऐसा उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोसीजर लिख लेते हैं फटाफट कि कैसे हम क्या क्या चीज को करेंगे। तो आप लिखेंगे टिप्स टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस एंड देयर ऑर्डर्स। टिप्स टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस एंड देयर ऑर्डर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स, ये तो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में कि अगर हमें ये बोला जाए कि 160 एलिमेंट्स हैं और उनको इस्तेमाल करके हमें नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस डिसाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द ऑर्डर इज m/n, देन द प्रोडक्ट ऑफ m and n, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो m into n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। तो यही लिख दो फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल integer solution, positive integer solution of the equation m into n is equal to number of element। जितने एलिमेंट दिए रहेंगे m into n इक्वल टू दैट लिख देंगे और फिर उसके इंटीजर सॉल्यूशंस निकालेंगे। इंटीजर नहीं, रादर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस उसके कैलकुलेट कर लेंगे हम। जैसे ये जो पहला पॉइंट आपको बताया गया, सॉरी एक सेकंड बेटा, तो ये जो पहला पॉइंट बताया गया वो कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हैविंग 420 एलिमेंट्स, तो आप ऐसे क्या करेंगे, आप बोलेंगे m into n, let m into n be order, तो m into n इक्वल टू 420, देन 420 का फैक्टर कर लो। 420 का फैक्टर क्या होगा, 7 into 6 into 2 into 5, और यहाँ भी 2 है तो 2 स्क्वायर into 3 into 5 into 7, isn't it? फिर हम बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ orders is equal to number of divisors of 420, यही आएगा। और नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होता है बेटा, हर एक प्राइम की पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। तो 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है। हर एक प्राइम की पावर को 1 से इनहांस करना है और फिर वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जिसका एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं कि मान लो ये नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो मान लो ऐसा आ गया, p टू द पावर a, ऐसे लिख भी देंगे आप, q टू द पावर b, r टू द पावर c, where p q r are primes, p q r belongs to primes, set of primes, and a b c are whole numbers, a b c belongs to whole numbers। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, a + 1 है ना, a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1, ये फार्मूला आ गया। याद रहेगा सबको। पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर हर प्राइम की एक्सपोनेंट में 1 ऐड करना है और वो सारे एक से ऐड करके जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आई उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्स मिल जाएंगे आपको। तो यहां पर हमारे इस वाले केस का आंसर क्या आया, 420 एलिमेंट का ऑर्डर क्या आया, 824। तो 24 डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल होंगे।
वो 20 व्हेन आई सेड 24 डिफरेंट ऑर्डर मतलब 1/420 भी इसमें है, 420/1 भी है, 42/10 भी है, 10/42 भी है, एंड सो ऑन। ऐसे आप समझ सकते हैं टोटल कितना। अब जब आपसे बोला जाए कि 420 एलिमेंट का इस्तेमाल करके टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे ये बताओ। क्या बोला मैंने? 420 एलिमेंट्स को यूज करना है, सारे एलिमेंट डिफरेंट है मान लो, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन यहीं पे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस formed using all of 420 distinct elements at a time। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हम 420 डिफरेंट नंबर्स दे दें, सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई रिपीटेड नहीं है, और वो सारे के सारे नंबर्स का इस्तेमाल करना है, कोई छोड़ नहीं सकते आप, तो ऑब्वियसली 420 एलिमेंट वाले मैट्रिसेस बनाने हैं, तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे, कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे। तो अब यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। आई विल स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू 2 स्टेजेस। फर्स्ट आई विल डिसाइड दैट हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल, ठीक है, वो हम पहले निकाल चुके हैं। कितने डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल है? 24। अब कोई भी एक ऑर्डर उसमें से चूज कर लो, मान लो कि 21 इंटू 20, 21 रो और 20 कॉलम का कोई मैट्रिक्स अगर है, तो चाहे वो 21/20 की बात करो, चाहे 42/10 की बात करो, चाहे 1/420 की बात करो, हर एक मैट्रिक्स में टोटल कितनी एंट्रीज होंगी? कितनी एंट्रीज होंगी? 420, 420 प्लेसेस होंगे, है ना। अब वो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे लेआउट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 420 एंट्रीज होंगी और हर एंट्री पर हमें कोई ना कोई नंबर लिखनी है। और कितनी नंबर हमारे पास में है? 420। सारी कैसी नंबर है? डिफरेंट है। तो 420 एलिमेंट को यूज करके 420 प्लेसेस को फिल करना है। कितने वे से फिल कर सकते हैं? 3 एलिमेंट हो और 3 प्लेसेस हो, उनको फिल करने का मतलब है कि 3 प्लेसेस पे 3 चीज को अरेंज करना है। कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 4 एलिमेंट को 4 प्लेसेस पे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा ना कि पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 420। लेकिन जो नंबर पहले प्लेस पे फिल कर दी उसको रिपीट तो कर नहीं सकते, कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए मुझे, तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी? 419। तीसरे के लिए 418 और लास्ट के लिए 1। तो 1 2 3 4 अप टू 490 420, तो कितने आ गए? 420 फैक्टोरियल। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बनेंगे? 420 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने ऑर्डर हैं? 24। तो टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे? 24 मल्टीप्लाइड बाई 420 फैक्टोरियल। सिंपल, समझ में आ गया बात? तो 2 स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप क्या होगा? ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं ये डिसाइड करना। फिर दूसरा स्टेप होगा कि किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के टोटल कितने मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट होंगे। तो अब दूसरा स्टेप लिखेंगे आप। तो स्टेप 2, टू डिसाइड, टू डिटरमिन number of matrices formed of any specific given order, given। वो क्या आ जाएगा बेटा? वो इस पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट हैं या आइडेंटिकल हैं, क्योंकि फार्मूला परम्यूटेशन लगेगा, तो परम्यूटेशन का फार्मूला दोनों के लिए अलग होता है, याद है ना। तो assuming for example if all elements be different, तब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड क्या हो जाएंगे बताओ? मान लो ये नंबर जो थी ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लो ये कैपिटल एन है, सपोज करो, उसको सिंबॉलिकली मैं कैपिटल एन नंबर मान लिया, तो आंसर आ जाएगा क्या? इट इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या है? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1
और किसी भी ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बनेंगे, n फैक्टोरियल। ये हो गया क्या, ये पहला वाला जो लिखा है ये क्या है बेटा, ये है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर ईच ऑर्डर, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर ईच ऑर्डर। क्यों, क्योंकि भाई किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स उठाओगे तो उसमें टोटल n पोजीशंस होंगी, और n पोजीशंस को फिल करने के लिए n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से n पोजीशन को अगर मुझे परम्यूट करना है तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, n फैक्टोरियल, एंड एवरी परम्यूटेशन विल बी अ डिफरेंट मैट्रिक्स, क्योंकि आप प्लेस चेंज कर रहे हो, ये 1 यहां पड़ा हुआ, 1 यहां डाल दिया, 2 यहां डाल दिया, तो कोई भी दो पोजीशन अगर इंटरचेंज हो गई या डिफरेंट हो गई तो ये क्या कर रहे हो भाई, बहुत आतंकवादी आदमी है यार, तो बच्चों की जान लोगे तो कुछ भी कर दो, लश्कर तैयबा से है। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विद इन वन ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, आराम से आंसर करेंगे। चलो देखते हैं, तो ये पहला पार्ट भी हो गया। इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ गिवन ऑर्डर आल्सो कंसीडर द परम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ऑर्डर निकालने का तरीका ये पहले मैं बता दिया था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नंबर ऑफ डिवाइजर है तो ऐसे निकल जाता है। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल यूजिंग 24 एलिमेंट्स ईच बिलोंगिंग टू 0 and 1। Find the number of different matrices possible using 24 elements each belonging to set 0 and 1। मतलब यहां पर पूछा जा रहा है बाइनरी मैट्रिसेस कितने बनेंगे, 24 एलिमेंट के कितने बाइनरी मैट्रिसेस बनेंगे, फटाफट जल्दी आंसर करो। कितना कितना, 2 to the power 27। क्या किया, समझा दो फटाफट मुझे। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, यस, तो 24 था, तो ये बेसिकली आ गया तुम्हारा 2 क्यूब इंटू 3 था, तो आ गया 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो 8 आ गया, वेरी करेक्ट। 8 मतलब 2 क्यूब। एंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर एनी गिवन ऑर्डर, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, ऐसे लिखेंगे आप, एनी गिवन ऑर्डर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि 2 की पावर नंबर ऑफ 24 एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस है, आइदर 0 और 1, तो ऐसे 24 प्लेसेस को फिल करना है, तो 2 × 2 × 2 24 टाइम्स 2 to the power 24, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो एक मैट्रिक्स, एक ऑर्डर के इतने मैट्रिसेस हैं तो 8 डिफरेंट ऑर्डर हैं, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 24, एंड डेफिनेटली इट इज 2 की पावर 27, वेरी करेक्ट। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ बाइनरी मैट्रिसेस हैविंग एट मोस्ट 6 एलिमेंट्स, जल्दी बताओ कितने ऐसे बाइनरी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिसमें मैक्सिमम 6 एलिमेंट हो, मैक्सिमम 6 एलिमेंट के कितने बाइनरी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं।
फटाफट आंसर करो बेटा, फटाफट जल्दी। मैक्सिमम 6 एलिमेंट का मतलब क्या है कि 6 से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, बट 6 से कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है एलिमेंट्स की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप इस तरह से टेबुलेट करके वर्कआउट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ऐसे। तो देयर आर चांसेस दैट यू विल नॉट लीव एनी स्पेसिफिक केस, so you'll get the correct count. ये number of orders and number of matrices. तो 1 element, 2 element, 3 element, 4 element, 5 element, 6 element. These are the possibilities. एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स भी हो सकता है और मैक्सिमम 6 एलिमेंट वाला भी हो सकता है। बीच के सारी पॉसिबिलिटी मैंने ले ली। अच्छा, 1 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही पॉसिबल ऑर्डर है, 1 by 1, दैट इज 1, एक ही ऑर्डर पॉसिबल है। और 2 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 ऑर्डर पॉसिबल है, 1 by 2 एंड 2 by 1, दैट इज 2 ऑर्डर है। तो ये सर्कल करके जो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। 3 के लिए भी हमारे पास 2 ही है, 1 by 3, प्राइम के लिए 2 ही होंगे, कोई भी प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही होंगे, 1 by 3 एंड 3 by 1। बट 4 के लिए 3 पॉसिबल होंगे, कौन कौन से, 1 4, 4 1 एंड 2 2। 5 के लिए 2 ही होंगे, 1 by 5, 5 by 1। 6 के लिए 4, 4 पॉसिबल होंगे। अब समझ ही रहे हो 4 क्या, 1 1 6 6 1 2 3 3 2, राइट। एनीवे, अब बात आई कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस तो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर, ऑर्डर का नंबर। तो ये पहले में आएगा 1 into 2 के पावर 1, दैट इज 2। वो दिख भी रहा है, वो 2 कौन से होंगे, एक 0 और एक 1, 1 by 1 के 2 मैट्रिसेस होंगे। अच्छा, यहां पर आ जाएगा 2 into 2 स्क्वायर, 2 एलिमेंट है तो 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस को 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, 0 0 0 2 1 1 0 1 1, 4। और ऐसे 2 ऑर्डर हैं तो हर ऑर्डर से 4 बनेंगे, तो 2 into 2 स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 into 2 क्यूब। यहां पर क्या आ जाएगा, 3 into 2 क्यूब, ना 2 4, 2 की पावर 4। और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पॉसिबल ऑर्डर हैं, हर एक के 2 की पावर 5 होंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 पॉसिबल ऑर्डर हैं, हर एक के 2 की पावर 6। तो टोटल जो आंसर अगर आप देखना चाहो तो क्या आ जाएगा, 300। गुड। अब ये इंटरेस्टिंग, ये मैं आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि 394 चीजों को आप मैप कर सकते हैं बाय ओनली यूजिंग बाइनरी मैट्रिसेस, मैक्सिमम अप टू 6 एलिमेंट। और हमारे पास कितना स्कोप है, बहुत स्कोप है। हम बड़ा सा मतलब n by n का बाइनरी मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, 1000 by 1000 का भी यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ आप सोचो कि 10 by 10 का बाइनरी मैट्रिक्स एक यूज कर लोगे, 10 by 10, तो 10 by 10 का 2 की पावर 100 मैट्रिसेस बन जाएंगे। एंड 2 की पावर 100 इज एज लार्ज एज नंबर, इतनी बड़ी नंबर है ये कि ऑलमोस्ट आप चाहो तो अर्थ की हर चीज को मैप कर लेंगे इतने से। तो कहने का मतलब है कि हमारे मशीन के लिए एक लैंग्वेज तैयार हो गई, ठीक है। एनीवे, आगे चलते हैं, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन अभी तक जो कर रहे थे ना, सिंपल कि 2 एलिमेंट दे दिया, रिपीटेशन अलाउड है ऐसा, बट नंबर ऑफ मैट्रिसेस काउंट करते समय बिकॉज परम्यूटेशन का इस्तेमाल करना है, और परम्यूटेशन के लिए एक पूरा टॉपिक है परम्यूटेशन, है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन छोड़ दो तो बाकी तमाम चीजें परम्यूटेशन में, रिपीटेड ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल सम रिपीटेड, देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस। तो वो सारे रेस्ट्रिक्शन, वो सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर
हो सकता है। तो मैट्रिसेस में सिर्फ मैट्रिसेस नहीं पढ़ना है, मैट्रिसेस की वजह से डिफिकल्ट नहीं होगा। मैट्रिसेस बहुत सिंपल टॉपिक है, उसकी डिफिकल्टी अगर आएगी तो किसकी वजह से आएगी? 11th में जो चीज़ें पढ़ी है ना उसका इस्तेमाल होगा तो उसकी वजह से डिफिकल्टी आएगी, तो वो चीज़ें इनवेरिएबली यूज होती रहेंगी। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आंसर करो, क्विक, जल्दी से। बोल रहे हैं मैट्रिक्स है 24 डिफरेंट एलिमेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ये तो चलो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4/6 एंड फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो ये तो सिंपल है, हो गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको किया ही था, तो इसको छोड़ दें, लिख ही दें, आंसर लिख दें, छोड़ क्या दें आंसर। पहले वाले में क्या है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर में क्या है 8, क्योंकि 2 क्यूब इंटू 3 है, तो 2 क्यूब इंटू 3 जब लिखेंगे तो 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये आ गया 8 ऑर्डर्स पॉसिबल। फिर दूसरा पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 4/6 ऑर्डर। 4/6 में कितने एलिमेंट है 24, और हर एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है 24, हर एक के लिए 24 नहीं है, रिड्यूसिंग 24 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बनेंगे, तो ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 24 फैक्टोरियल। ये सिर्फ एक ऑर्डर के लिए बताया आपने, 4/6 के लिए बताया, तो टोटल मैट्रिसेस के लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटू 24 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। S दिया हुआ A is a matrix of order 2/3 having element belonging to B set. B है set of vowels A E I O U. Then बोल रहे हैं then find the order of set S. Order of set का मतलब होता है number of element in set. तो number of element कार्डिनल नंबर को ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि S सेट का ऑर्डर क्या होगा, मतलब है कि S सेट कितने मैट्रिसेस बनेंगे। फिर ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ पीएस। पीएस क्या होता है, पावर सेट ऑफ एस, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये बताओ। वो बोल रहे हैं एस में कितने एलिमेंट होंगे और पावर सेट ऑफ एस में कितने एलिमेंट होंगे, फटाफट बताओ। नंबर ऑफ एस क्या आया, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 having its elements belonging to A E I O U, मतलब 6 प्लेसेस को 5 एलिमेंट से अरेंज करना है, 5 वॉवल्स से 6 प्लेसेस को अरेंज करना है। तो एक बात तो वेरी डेफिनेट है कि रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड है मतलब है मैं एक वॉवल को कितनी बार चाहूँ उतनी बार रिपीट कर सकता हूँ। तो अब बताओ कि कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो हर प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं 5 वेज है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार 6 बार, 5 की पावर 6। अब ये तो हो गया कि S में कितने एलिमेंट है, बताए S का ऑर्डर आ गया। अब कोई आपसे बोलेगा कि पावर ऑफ S में कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S, तो नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ एस, तो ऑब्वियसली इट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, और ये आ जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 6। तीसरे क्वेश्चन पे जाओ। थर्ड क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ वेरियस मैट्रिसेस पॉसिबल यूजिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मल्टी सेट दिस। एक सेट नहीं दिया हुआ है, एक मल्टी सेट दिया हुआ है, मतलब कुछ एलिमेंट रिपीटेड हैं। ये ऑर्डर फिक्स कर दिया 3/6 एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस पॉसिबल एटसेट्रा। अब बताइए भाई क्या हुआ, इसमें क्या करना है हमें? हाँ हाँ आते हैं। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ वेरियस मैट्रिसेस पॉसिबल यूजिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये सारे एलिमेंट इस्तेमाल होने, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10 8 18। ये एलिमेंट कितने टोटल? 6A है, 5B है, 4C है, 3D है ना? तो 6 और 4 10 और 8 18 एलिमेंट हैं टोटल। ऑब्वियसली सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीटेड हैं। ए कितनी बार रिपीटेड है? तो बोल रहे हैं 6 बार रिपीटेड है। 5 बार रिपीटेड है, C 4 टाइम्स एंड D 3 टाइम्स। ये सभी को यूज करना है हमें। और फिर आगे और क्या बोला? 3/6 के मैट्रिसेस, मतलब वही 18 एंट्रीज को फिल करना है। तो 18 एंट्रीज में ये 18 एलिमेंट को, तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे? बोलो। ऑफ ऑर्डर 3/6 इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट 18 प्लेसेस पे ये 18 ऑब्जेक्ट को परम्यूट करना है। तो परम्यूटेशन का क्या फार्मूला था? P + Q + R फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। याद है? जब रिपीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं तो परम्यूटेशन का फार्मूला चेंज हो जाता है। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या? 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 आइडेंटिकल है तो 6 फैक्टोरियल, 5 आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल, 4 आइडेंटिकल है तो 4 फैक्टोरियल, 3 आइडेंटिकल है। तो ये बेसिकली हमने क्या यूज किया बेटा? परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। permutation when some objects are identical। एक मिनट बेटा, एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, वो सेट में तो हम एक ही काउंट करेंगे, बट इन्होंने बोला है कि एक मल्टी सेट है। जब मैंने मल्टी सेट बोल दिया तो सेट नहीं है। मल्टी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड। तो उसको लिखने का तरीका होता है कि अगर A 3 टाइम्स रिपीटेड है तो उसके पहले 3A लिख देंगे। तो 3A का मतलब है कि A थ्राइस। 5A का मतलब है A 5 टाइम्स। तो 6A का मतलब है 6 टाइम्स A है, तो A, 6 बार लिख दो। B को ऐसे 5 बार लिख दो। मतलब A का 5 कितने A इस्तेमाल कर सकते हैं? 6। ना तो 6 से कम कर सकते हैं, ना तो 6 से ज्यादा भी नहीं कर सकते। दैट्स इट। तो ऑब्वियसली यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कितने परम्यूटेशन होंगे। कहने का मतलब मैट्रिसेस को काउंट करने के लिए मुझे क्या करना है? गिवन प्लेसेस में ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है। अब वो परम्यूटेशन डिस्टिंक्ट होगा या रिपीटेड ऑब्जेक्ट का होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा।
अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा, अगर उसमें कुछ रिपीटेड है तो आइडेंटिकल वाला परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज होगा, या जो भी यूज होगा जैसा दिया रहेगा वैसा यूज होगा। तो आपको पहले से नहीं सोचना है कि ऐसा ही करना है, फैक्टोरियल कर देना या एनपीआर कर देना, नो, जैसे सिचुएशन वैसा डिसीजन लेंगे। परम्यूटेशन आप जानते हैं, उसको यूज करेंगे। अगला पार्ट, ये तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल बता दिया। नहीं, ये अभी हमने किसका बताया बेटा, 3/6 का बताया, 3/6 का बताया। अब ये ए पार्ट का आंसर बोलो, ए पार्ट, हाउ डज ए पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दी 3/6 वाला? हाँ, अब बोल रहे हैं कि टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे, तो उसमें ऑर्डर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अपनी मर्जी से चेंज करने का मतलब है कि 18 ही एलिमेंट होने चाहिए, बट उसका लेआउट चेंज कर सकते हो। तो अब यहां आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑर्डर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर तो आप बताए 18 के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे बोलो, 2 × 3², ये 18 का फैक्टराइजेशन है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया तुम्हारा 1 + 1 × 2 + 1 6 आ गया। और हर एक ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बन रहे हैं, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वही 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल को तो इससे कैंसिल ही कर देना, और एक्चुअली तुम्हारा जो आंसर आया वो आ गया तुम्हारा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 × 5 × 4 के फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट, ये आ गया। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट की बात करो, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। अब मैंने कल के क्लास में बताया था कि अगर मैट्रिक्स 3 तरह के होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा और एक जिसमें दोनों डायमेंशन सेम होगी, ऐसा कुछ, ठीक है जी। तो और फिर मैंने ये भी हम लोगों ने बात करी थी कि डेप्थ जो है, डेप्थ मतलब ये मान लो d है, और विड्थ मतलब मान लो b है। तो डेप्थ d इज गवर्न्ड बाय नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो ज्यादा होगी तो डेप्थ ज्यादा होगा, नंबर ऑफ रो कम होगी तो डेप्थ कम होगा। एंड b इज गवर्न्ड बाय विड्थ, किससे गवर्न हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो ये है, ये यहां पर क्या हो गया, यहां है b इज ग्रेटर देन d, दिख रहा है, इसमें b इज लेस देन d, और इसमें b इज इक्वल टू d। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकती, दो नंबर या तो इक्वल होंगे, या तो एक छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, या तो दूसरी छोटी होगी पहली बड़ी होगी। अब इसमें से जो ये वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, यस, हॉरिजॉन्टल। लेआउट हॉरिजॉन्टल है इसका। हॉरिजॉन्टल मतलब इट इज लेड, लेटा हुआ, और वर्टिकल मतलब स्टैंड अप ना, स्टैंडिंग हो गया। और स्क्वायर मतलब नीदर हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, मतलब ना उसको आप खड़ा हुआ बोल सकते हो ना पड़ा हुआ बोल सकते हो, है ना। तो ये है, ये स्टैंडिंग मैट्रिक्स हो गया, मतलब वर्टिकल। ये स्क्वायर है। तो अब बोल रहे कितने हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस बनेंगे, अब कैसे बताओगे कि जो आपने इतने सारे मैट्रिसेस बनाए हैं उसमें से कितने हॉरिजॉन्टल हैं। तो 18 एलिमेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स तो बन नहीं सकता, क्योंकि 18 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या तो वर्टिकल होंगे। एंड देयर इज नो रीजन टू से दैट हॉरिजॉन्टल वाले ज्यादा हैं वर्टिकल वाले कम है, बिकॉज अगर x × y हॉरिजॉन्टल है तो y × x क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो आधे हो जाएंगे। तो इसका बी वाले पार्ट का आंसर क्या हुआ बोलो, हाफ, 1/2 टाइम्स 18 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, दैट इज हाफ ऑफ टोटल नंबर। और ये हाफ के पीछे हमने लॉजिक क्या दिया, लॉजिक ये दिया कि फॉर ईच m/n
देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 n by m। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिसेस में। और आई हैव नो रीजन टू से दैट दिस वन हैज लार्जर नंबर, दैट वन हैज स्मॉलर नंबर, एंड देयरफॉर आधे जो है टोटल के वर्टिकल होंगे, आधे हॉरिजॉन्टल होंगे। हाँ, अगर इसी में स्क्वायर मैट्रिसेस भी होते तब क्या करते? जैसे मान लो 18 के बजाय मान लो 16 होता या 36 होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती, तो पहले हम बोलते टोटल माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टोटल में से स्क्वायर अलग कर देते, क्योंकि ना तो हॉरिजॉन्टल होंगे ना वर्टिकल होंगे। अब फिर जो बच जाता उसमें आधे हॉरिजॉन्टल होते और आधे वर्टिकल होते, तो हाफ ऑफ कर देते। ये भी ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात सबको? ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर, तो आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके बाद जो भी है ना, मुझे मतलब सिर्फ आप लिखते जाओ, थोड़ा बोरिंग है, बहुत बोरिंग है ना, तो एकदम बिल्कुल पेशेंस रख करके और लिखते जाओ, क्योंकि वो जानना जरूरी है, जगह जगह इसके नेम वगैरह आएंगे क्या। तो जब हम मैट्रिसेस को क्लासिफाई करते हैं तो 2-3 वेज होते हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसा अपीयरेंस है उसका, ठीक है। तो वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसका लेआउट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्क्वायर है, फिर उनके सब क्लासिफिकेशन की क्या क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर क्या है m/n, मतलब इन जनरल में रेक्टेंगुलर लेके चलूंगा, ठीक है। तो इसके हम 2 कैटेगरीज बनाते हैं। पहला कैटेगरी है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो सारे मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर में आ जाएंगे, बट हियर इफ आई से रेक्टेंगुलर, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नॉन स्क्वायर, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो a rectangular matrix means non-square rectangular matrix means m is not equal to n, and square matrix is, it is also rectangular matrix, क्योंकि matrix मतलब rectangular matrix, but where m becomes equal to n, number of row become number of column। अब ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगुलर, उसके हम सब कैटेगरीज कर रहे हैं। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, if m is less than n, number of row is less than number of column, so ऐसा लिख दो, if aij n/n is horizontal matrix, that means m shall be less than n, that is number of row is smaller than the number of column। अब मान लो मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स बना भी दो। एक मैट्रिक्स A है aij 2/3 such that aij is i plus j, इसको बनाओ और देखो ये हॉरिजॉन्टल लेआउट का मैट्रिक्स है, तो क्या दिख रहा है? तो ये मैट्रिक्स जब बनाएंगे हम लोग 2/3, 2 रो और 3 कॉलम, 1 एलिमेंट 2 होगा, 1 एलिमेंट 3 होगा, 1 एलिमेंट 4 होगा, i plus j, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, फिर यहाँ 2 + 1 3, 4 5। तो ऑब्वियस ही बात है कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो लेआउट क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इट हैज लेस नंबर ऑफ रो एंड मोर नंबर ऑफ कॉलम, 2 इज लेस देन 3। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? इफ इट हैज सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपने क्या बोला कि रो कम होगी कॉलम ज्यादा होंगे, यही बोल रहे हो? अच्छा, रो को मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने एक रो डिलीट कर दी तो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि स्क्वायर में नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल था। आपने रो घटा दी, रो एक हटा दी तो स्क्वायर का क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। एक रो और हटा दी, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। कितनी रो हटा सकते हो? ऑल बट 1। भाई अगर 5/5 था तो आप एक रो हटाओगे 4 रो रह जाएगी, एक और हटाओगे 3 रो रह जाएगी, एक और रो हटाओगे तो 2 रो रह जाएगी, एक और रो हटाओगे तो सिंगल रो हो जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं हटा सकते, तब तो मैट्रिक्स ही खत्म हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ रो क्या होगी? 1। तो सपोज एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रो मैट्रिक्स, या उसी को रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो आप लिख दो रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है. इफ अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली वन रो, मींस इफ m becomes 1, then it is called row matrix or row vector. अब इसको रो वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैट्रिसेस का ओरिजिन और वेक्टर्स का ओरिजिन एकदम कॉन्टेम्परेरी, एक साथ ही हुआ है. तीन चीजें एक साथ मैथमेटिक्स की लाइफ में आई हैं. एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स एक साथ. और तीनों का सेंस क्या था? डायरेक्शन का सेंस आया फिजिक्स में. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का जब सेग्रीगेशन लोगों को समझ में आने लगा कि देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज व्हिच नीड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट, तो वहां से डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी. तो वहीं से, उसके पहले भी डायरेक्शन का सेंस था नंबर्स में, पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब सरप्लस, नेगेटिव मतलब शॉर्टेज, लेकिन वो स्केलर टाइप का मतलब कि उसका डिस्क्रिप्शन था कि +2 -3 मतलब वो आपस में ऐड हो जाते थे. 3 - 2 = 1. तो उसको स्केलर जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाने लगा, दिया जाता था. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई, एक जंक्शन ऐसा आया कि लोगों को लगा नहीं, स्केलर ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई विद नंबर्स, सो यू हैव टू थिंक अबाउट अ नंबर हैविंग अ डायरेक्शन. तो वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया, आर्ग्यूमेंट. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आर्ग्यूमेंट भी आया. और वही टाइम था जब वेक्टर्स आ रहा था. इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर लगभग एक ही जैसा है. कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर जैसा होता है, राइट. फिर वही टाइम था कि वेक्टर के साथ साथ मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ ट्रीट करना. तो यहां मैट्रिक्स क्या है ये देखो, 2i कैप 3j कैप 4k कैप 2 3 4, एक वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख दिए एक रो में. ऐसे ही फिर 3i कैप 4j कैप 5k कैप एक और वेक्टर. ये दो वेक्टर को एक एक उसका दो वेक्टर का एक क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया. और वो पूरे ग्रुप को एक साथ ट्रीट करने जा रहे हैं. मतलब उस पूरे ग्रुप को दो वेक्टर नहीं मानेंगे. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो दो नंबर ही हैं, 2, 3, 2 + 3 आटा. तो when you say 2 + 3 आटा, do you talk of 2 and 3 separately? No. उसके अंदर 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है. x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है, बट उसको हम एक ही नंबर पढ़ते हैं, राइट. तो मैट्रिसेस भी ऐसे ही कई सारे वेक्टर को एक साथ डील करने का तरीका है, एक साथ ट्रांसफॉर्म होगा. बहुत सारे 3 वेक्टर ऐसे जा रहे थे, अब अचानक वो 90 डिग्री पे टर्न कर गए. तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं जो कि जरूरत है लाइफ में. जैसे कि फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे फ्लूइड डायनेमिक्स, तो एक कंडुइट में एक पाइप के अंदर में फ्लो हो रहा है. अब सडनली पाइप बेंड कर रही है ऐसे, तो पूरा का पूरा फ्लूइड एकदम बेंड करके जाएगा. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बिहेव करेगा, कितना प्रेशर जनरेट होगा, जब हाई स्पीड में फ्लो हो रहा है तो कितना टेम्परेचर वहां क्रिएट होगा, और उस टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन जो आएगी, या वहां पर डेंसिटी क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो कैसे होगा, ऐसे तमाम सिचुएशंस हैं. तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स. वो पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें वेक्टर लॉ मतलब ये मैट्रिसेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है. मैट्रिक्स एनालिसिस ही होता है फाइनाइट एलिमेंट में. तो उसकी जरूरत है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं. बिना जरूरत का हम लोग कुछ नहीं कर रहे. ठीक है. तो मैट्रिक्स क्या है? सेट ऑफ वेक्टर्स है. इसीलिए इनके हर रो को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर्स. ऐसे चाहे तो हम हर कॉलम को क्या बोल सकते हैं? कॉलम वेक्टर्स. तो कॉलम वेक्टर भी हो सकते हैं और रो वेक्टर भी हो सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात. अब स्क्वायर मैट्रिसेस पे आ जाते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो हमने रेक्टेंगुलर मतलब नॉन स्क्वायर था. अगर m = n हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये भी लिख दो. नहीं स्क्वायर नहीं, अभी पहले हमने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर के दो पार्ट कर रहे हैं ना. हॉरिजॉन्टल के बाद क्या लिखो? वर्टिकल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस के बाद लिखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स. m लार्जर देन n है तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं. मतलब aij m/n का कोई मैट्रिक्स हो, अगर m की वैल्यू n से बड़ी हो तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका जनरल एलिमेंट है aij = 2i + j. 3/2 का बनाना है तो ऑब्वियसली एक वर्टिकल लेआउट बनेगा. ऐसा लेआउट बनेगा 3/2. क्या बनेगा? एलिमेंट लिखते जाओ. 1 1 1 1 लिखना है तो i1 j1 तो 3, 1 2 4, 2 × 1 + 2, 2 1 5,
2 2s are 4 plus 1 5, 2 2s are 4 plus 2 6, 3 1, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 2 2, 3 2s are 6 plus 2 8, यही है। तो जस्ट फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं और लेआउट भी देखते जा रहे हैं। इसका लेआउट क्या था, इसका हॉरिजॉन्टल लेआउट था, वेयर जिसका लेआउट क्या दिख रहा है, वर्टिकल है, और इसका ये क्या था, रो था। अब यही वर्टिकल में अगर हम नंबर ऑफ ये वाली रो को अगर मैं स्ट्राइक ऑफ कर दूं, काटा लगा दूं, एक कॉलम हटा दो, अब क्या हो गया, अभी भी वर्टिकल ही रहेगा लेकिन उसमें एक ही कॉलम रह गया, सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो लिख दो, if a vertical matrix has only one column, if a vertical matrix has single column, then it is called column matrix or column vector. Column matrix or column vector is a matrix Aij m by n if n becomes 1, number of column becomes 1. जैसे 3/1 का एक मैट्रिक्स बनाओ सच दैट Aij is I into j, तो 3/1 का मतलब है कि ऐसे 3 कॉलम होंगे और एक ही रो होगी, इसका एलिमेंट होगा A11, A21, A31। A11 क्या होगा, 1 into 1, 2 1, 2 into 1, 3 1, 3 into 1, ये हो गया तुम्हारा कॉलम वेक्टर 3/1। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो वेक्टर, वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर, ठीक है। ये सारा डिस्कशन में m is not equal to n है, but if m becomes equal to n, those are the special matrices, स्क्वायर मैट्रिसेस। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वही वो मैट्रिसेस हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन करी गई है या डिटर्मिनेंट डिफाइन करे गए हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस के इर्द गिर्द ही पूरा मैट्रिक्स अलजेब्रा रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू स्क्वायर मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें ये जो अभी आपके सामने 4 चीजें डिस्कस हुई, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई क्वेरी, आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि ये एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद दोबारा इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ जी, हाँ मैं कुछ बोल रहा था कि ये लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट का क्या खासियत है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द लोअर ट्रायंगल एलिमेंट, आई इज ग्रेटर देन जे, तो आप यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे ऐसे मेंशन कर दो। और अपर ट्रायंगल में, ये अपर ट्रायंगल है ऐसा, इस अपर ट्रायंगल में क्या दिख रहा है बोलो, आई इज लेस देन जे, एक ही को लिखो ताकि वो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए, आई इज लेस देन जे। पता अगर रो इंडेक्स छोटा है, कॉलम इंडेक्स बड़ा है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ है, अपर ट्रायंगल में, डायगोनल के ऊपर लाई कर रहा है। जबकि अगर कॉलम इंडेक्स छोटा हो जाए और रो नंबर ज्यादा हो, तो लार्जर द रो नंबर लोअर ट्रायंगल, लार्जर द कॉलम नंबर अपर ट्रायंगल, एंड इक्वल रो एंड कॉलम नंबर प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर करो, फाइंड द
find the number of elements find the number of element lying below principal diagonal. Find the number of element lying below principal diagonal of a matrix of order 10 by 10. ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी एक बार। यही डिस्कस किया कि 8x8 का अगर मैट्रिक्स है या कोई n/n का मैट्रिक्स है तो उस n/n के मैट्रिक्स पर ये एलिमेंट को देखो जिस एलिमेंट का i और j क्या है, इक्वल। तो i इक्वल टू j मतलब ai टाइप के जो एलिमेंट है इसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो दूसरा वाला डायगोनल है इसको हम ऑफ डायगोनल बोल रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल और ऑफ डायगोनल का फर्क बिल्कुल क्लियर है। प्रिंसिपल डायगोनल जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब है मैं उन एलिमेंट की बात कर रहा हूं या एक ऐसी लाइन की बात कर रहा हूं जो ऐसे एलिमेंट से पास करे जिसका i इक्वल टू j। और दूसरा वाला ऑफ डायगोनल है। फिर मैंने बोला कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो ये एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट की खास बात क्या है, i इज लेस देन j। दिख रहा है ना, दीज आर द एलिमेंट of the type aij such that i is greater than j. Row number is larger than the corresponding column number. Whereas जो ये एलिमेंट है ये, इनकी क्या खासियत है, हाँ, इन एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि i is greater की बजाय i is smaller than j, जस्ट उल्टा है। तो यहाँ i इक्वल टू j है, ऊपर i लेस देन j है, नीचे i ग्रेटर देन j है। ये जो लोअर ट्रायंगल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, एलिमेंट लाइंग इन द अपर ट्रायंगुलर। अब मैंने क्वेश्चन ये था, चल 8x8 के लिए बात करूं मैं। अगर 8x8 है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या बोलोगे, कितने एलिमेंट हैं जो लोअर ट्रायंगल में है, तो आप बोलोगे टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट है 64। 8x8 है तो कितने एलिमेंट है 64। तो 8 स्क्वायर माइनस डायगोनल पे कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि डायगोनल वाले ना तो लोअर ट्रायंगल में आते हैं ना तो अपर ट्रायंगल में आते हैं। डायगोनल पे कितने हैं 8, तो -8। 8 स्क्वायर में से 8 हटा दिया तो कौन से आ गए, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल दोनों हो गए। अब लोअर ट्रायंगल में जितने एलिमेंट होंगे अपर में भी उतने एलिमेंट होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, जैसे मान लो 823 ये अपर ट्रायंगल का है। अब 2 और 3 को इंटरचेंज कर दो तो 832 कहां जाएगा, लोअर ट्रायंगल। फॉर एवरी aij lying in the upper triangle there is element AJI which will definitely lie in the lower triangle। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो अपर ट्रायंगल का एलिमेंट जो है लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट के बराबर नंबर में होगा, तो बाय 2। तो यहां पर मैंने दो बातें यूज करी। पहला बात यूज किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल, लिख दो इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल is exactly equal to number of element in lower triangle, in lower triangle। मैथमेटिक्स में जब आप कोई चीज असर्ट करते हैं, कोई चीज बोलते हैं तो उसके पीछे कोई एक लॉजिक होना चाहिए, ऐसा इलॉजिकली हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब अगर कोई मेरे से बोलता है कि सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, तो आई मस्ट बी एबल टू क्लेम कि ये इसलिए मैं बोल सकता हूं। तो क्या क्लेम होगा मेरा, हाउ डू आई क्लेम इट,
तो आई सिंपली से दैट बिकॉज फॉर एवरी I comma j there exists j comma I, यूनिक j comma I. हर I comma j के लिए एक यूनिक j comma I होता है जो I और j को इंटरचेंज करके मिलता है, ठीक है. एंड इफ ij बिलोंगिंग टू अपर ट्रायंगल ut, then ji belongs to lower triangle lt. For instance, 1 comma 2 lies in the upper triangle, then 2 comma 1 lies in the lower triangle. 3 comma 2 lies in the lower triangle, then 2 comma 3 lies in the upper triangle. So my claim is that for every lower triangle element there is unique upper triangle element and vice versa. So number of upper triangle element is equal to number of lower triangle element. अब मान लो कि नंबर ऑफ अपर ट्रायंगल एलिमेंट और नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगल एलिमेंट आर इक्वल टू एक्स, मान लो. ओके अगर मैंने मान लिया कि अपर ट्रायंगल में एक्स एलिमेंट है तो लोअर में भी एक्स हो गए, तो देयरफॉर अगर मैंने ये एज्यूम किया तो देयरफॉर आई विल से दैट टोटल कितने एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस n स्क्वायर. अगर n बाई एन 8/8 की बजाय मैं जनरल फार्मूला बना रहा हूं n बाई एन, मान लो n बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है. हाँ n स्क्वायर नहीं n ही लिख रहा हूं, n ही, ठीक है जी. तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लोअर ट्रायंगल प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगल प्लस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो आप जानते ही हो, n बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट है कितने, n स्क्वायर. तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस n आया, एंड देयरफॉर 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n. तो x क्या आ गया, x आ गया n इंटू n माइनस 1/2. इसी को आप nc2 भी बोलते हैं, nc2. अब ये nc2 मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था अगर मैं कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से सोचता तो. कैसे, क्योंकि जब आपने बोला कि डायगोनल लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट क्या है, आई, लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट, हर एलिमेंट का एक एड्रेस है, वो एड्रेस है i, j. 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और उस n नेचुरल नंबर में से 2 नंबर सेलेक्ट करनी है, उससे एक एड्रेस बन जाएगा. कैसे, कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, कितने में से सेलेक्ट कर सकते हो, n में से 2, nc2. अब जो 2 आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट चाहते हो तो बड़ी नंबर को i मान लो, छोटी को j मान लो. परम्यूटेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप जैसे 2 और 1 आया तो 2,1 लोअर ट्रायंगल में 2,1 होगा. अगर कहीं आपने 1 पहले कर दिया 2 बाद में कर दिया तो लोअर ट्रायंगल का एड्रेस नहीं बनेगा, वो अपर ट्रायंगल का बन जाएगा. इसलिए परम्यूटेशन नहीं कर सकते, तो ओनली यू हैव टू सिलेक्ट. तो हाउ मेनी एड्रेसेस लाइंग बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, nc2. हाउ मेनी एड्रेसेस लाई अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, nc2. एंड हाउ मेनी एड्रेसेस लाई ऑन nc1. क्योंकि डायगोनल के लिए हमें एक ही नंबर चाहिए, उसी नंबर को रिपीट करके लिखना, 1 1 2 2 3 3. तो nc2 प्लस nc2 प्लस nc1, और ये तीनों ऐड कर दो तो तुम्हारा n स्क्वायर आ जाएगा. करके देख लो, आ जाएगा. n इंटू n माइनस 1/2 का डबल कर दो, n स्क्वायर माइनस n हो गया, प्लस n कर दिया तो n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर आ गया. सिंपल है. तो आपके पास 3 तरीके काउंट करने के. एक तरीका मैंने वो वाला बताया, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, टोटल में से डायगोनल माइनस करके आधा कर दिया. एक बताया मैंने nc2 वाला तरीका. एक बताया कि ap से काउंट कर लो. जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है, फिर अगले वाले में 2 एलिमेंट है, अगले में 3 एलिमेंट है, एक एक बढ़ते जा रहे हैं ना. तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, और लास्ट वाले में n-1 होंगे. ये एक एलिमेंट छोड़ दो, ये वाले लास्ट वाला. मैं ट्रायंगल के एलिमेंट के काउंट कर रहा हूँ. तो 1 से लेके n-1 नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा, n-1 इंटू n/2, यही आ जाएगा फिर से. ठीक है. तो आप एकदम वर्सटाइल, ऐसा कुछ नहीं, जैसे चाहोगे वैसे काउंट कर सकते हो. तो ये बात सारी समझ में आ गई, डायगोनल एलिमेंट, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल वगैरह सारा कुछ. तो दिस वाज ऑल. ये सारा मैंने बताया, i लेस देन j के बारे में बता दिया, अपर ट्रायंगल का एलिमेंट, लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट. फिर लास्ट पॉइंट लिख दो, डिटर्मिनेंट्स आर डिफाइंड, नोट करके लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स आर डिफाइंड ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिसेस. Determinants are defined only corresponding to square matrices, and we can consider them as numerical significance of square matrix. Numerical significance of square matrix.
अब ये डिटर्मिनेंट्स के बारे में अभी डिटेल में कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही है। अगले 2 लेक्चर के बाद में डिटर्मिनेंट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स, बिना डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स पूरा पढ़ा नहीं जा सकता और बिना मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट समझा नहीं जा सकता। तो इसलिए दोनों मिक्स्ड है, तो दोनों टॉपिक एक साथ हम पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या लिखोगे आप? तो ऐसे लिख देंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, स्क्वायर array of number which has a numerical value, which is a numerical value assigned to it, associated with it, is called determinant. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2x2 का, A B C D, मान लो इस मैट्रिक्स को मैंने नेम दिया A, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे लिखेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ A इसका नोटेशन हम DET, डेट ए भी बोलते हैं। तो ये ऐसे भी कुछ लोग लिख देते हैं, डेट ए। कुछ लोग इसको एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसा डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं। सब नोटेशन है, अपनी मर्जी से लोग देते रहते हैं, बट जो सबसे यूनिवर्सल नोटेशन है वो है ए मैट्रिक्स यूज करके मॉड जैसा एक सिंबल लगा दो। जब ये मॉड, जब सिर्फ ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, तो वो मैट्रिक्स है, लेकिन जब उसके बाहर मॉड वाला सिंबल लगा दे, मॉड नहीं है वो, डिटर्मिनेंट का सिंबॉलिक नोटेशन है। तो डिटर्मिनेंट ए है, मतलब ये एक नंबर है। कैपिटल ए क्या है? वो एक अरेंजमेंट है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, और ये क्या है? ये उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो नंबर आएगी कैसे। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 2x2, 3x3, व्हाटएवर। अब आप बोल रहे हो कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे अटेन होगी, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट न्यूमेरिकल वैल्यू? तो उसका एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो दैट रूल is a general rule for any n by n matrix, but I am just going to tell you the 2x2 matrix के लिए क्या रूल है, 1x1 के लिए क्या रूल है, और 3x3 या हायर के लिए जनरल रूल हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब डिटर्मिनेंट करेंगे। तो अभी ये कैसा है? 2x2 है, तो इसका रूल क्या है? तो बोल रहे हैं इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आया? AD, माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर दो, BC। तो AD माइनस BC जो है ये 2x2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया 4 2 3 6, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो 4 6 जा 24 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, 4 6 8 3 4 सॉरी 6 4 लिख दिया, 6 4 क्या गया? 6 4 जा 24 माइनस 24 क्या हो गया? 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो उसके उस वाले मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके, स्क्वायर ही हो सकता है क्योंकि स्क्वायर के अलावा दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो डिफाइन ही नहीं है, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो? 0, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नोट करके एक लिख दो, इफ वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट A is 0, ऐसे लिखो, if determinant A is 0 then A is called singular matrix, singular matrix।
तो ये तो हुआ 2x2 मैट्रिक्स होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। बट अगर 1/1 हो तो क्या है, तो 1/1 मैट्रिक्स में जो नंबर है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये एक्सियम है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है दैट every 1/1 matrix the value of the determinant is the element itself, उसका एलिमेंट ही उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वो भी आप लिख दो, फॉर 1/1 मैट्रिक्स A which is A11, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11। तो 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके एलिमेंट के इक्वल होगा। 2/2 है तो एलिमेंट का एक सर्टेन वे से डील करना है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट करके आ जाएगा। 3/3 कैसे आएगा, या जनरल कोई भी n/n के लिए क्या रूल होगा वो हम लोग अलग से डिटर्मिनेंट जब डिफाइन करेंगे तो वहीं पर करेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन होगा, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब कोई बोलेगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज सच। क्योंकि तब जब ये करो तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है इसको 123 बोलते हो तो इसको 123 क्यों नहीं बोलते, मैं तो सीधा क्वेश्चन बोलता हूँ कि तुमने उस समय क्यों नहीं पूछा कि इसको क्यों 123 नहीं बोलते हैं, या ऐसा 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर लिख करके इसको क्यों नहीं बोलते 1234 नहीं बोलते। तो इसका सीधा सा आंसर है कि लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स को हम नंबर से सिग्निफाई करते हैं और एनी अदर परम्यूटेशन ऑफ डिजिट्स को हम नंबर जैसा सिग्निफिकेंस नहीं डिफाइन किया हमने, जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया, जरूरत पड़ने पे आप कर भी सकते हैं, मैथमेटिक्स आपको रोकती नहीं है, आप अपना इन्वेंशन करो, कोई स्ट्रक्चर अपना बना लो और उसके अंदर कुछ अच्छी प्रॉपर्टी आपको नजर आए तो ऐसे कोई एक परम्यूटेशन उसकी प्रॉपर्टीज करके आप अपना एक नया कुछ कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अगर उसके रूल्स आप सारे लिख दो कि वो कैसे ऐड करेगा, कैसे सेपरेट करेगा, कैसे मल्टीप्लाई करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, यू कैन योरसेल्फ क्रिएट एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो अगर काम का हो गया तो हो सकता है कि आप पाथ ब्रेकिंग कुछ नया काम कर जाओ, तो वो स्कोप आपके पास में है। इसलिए मैथमेटिक्स नेवर स्टॉप्स यू टू जस्ट बिकम अनदर न्यूटन। तो यू हैव स्टिल, कितना भी डेवलपमेंट हो जाएगा, यू हैव स्टिल चांसेस टू बिकम अनदर न्यूटन एंड क्रिएट वन योर ओन मैथमेटिक्स, राइट। तो ये अच्छी बात है इस सब्जेक्ट की। तो ये भी समझ में आ गया, यहां तक बात क्लियर है। अब स्क्वायर मैट्रिसेस की जो बात कर रहे थे हम लोग, उसके भी कुछ 2-3 सिंपल टाइप्स है, तो फटाफट 2-3 पॉइंट लिख दो। एक तो लिख दो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और फिर स्क्वायर मैट्रिसेस के 2-3 टाइप करके और ये डिस्कशन को, क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रेस जो स्क्वायर मैट्रिसेस में आपने देखा कि एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है। अच्छा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में वो प्रिंसिपल डायगोनल कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लो तो उसमें A11 होगा, A22 होगा, फिर पता चला A23 है, नहीं है, 2 ही रो है तो 3 नहीं होगा, बट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ज्यादा एलिमेंट होंगे, नीचे कम एलिमेंट हो जाएंगे, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जहां पर पूरा डायगोनल लाइन कंप्लीटली फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जो नंबर आती है उसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, समेशन ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो राइट डाउन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द square matrix lying on the principal diagonal, summation of the element of the square matrix which are lying on the principal diagonal is known as trace of matrix A। उसको TR trace bracket A भी लिखते हैं। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स A है Aij n/n such that अगर मैंने बोला कि Aij is I plus j, या नहीं I plus j नहीं लिखते, such that Aij is equal to 2i plus 3j, ध्यान से सुनो, then find trace of A। तो ऐसे केस में n/n का मैट्रिक्स है, इधर देखो, उसका जनरल एलिमेंट का फार्मूला बना है Aij is 2i plus 3j, और मैंने बोला इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ट्रेस A is equal to A11 plus A22 plus A33 up to ANN।
अब इसी को हम सिग्मा नोटेशन से लिखें तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ए आई आई, वेयर आई वेरीज 1 से लेके n तक। अच्छा, अगर ए आई जे हमें मालूम है 2i + 3j, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए आई आई क्या हो जाएगा, आई को j लिख दो तो क्या आ जाएगा 5i। तो मैं यहां लिख दूंगा इट इज इक्वल टू सिग्मा 5 टाइम्स i वेयर i वेरीज 1 to n। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी याद करो, कांस्टेंट फैक्टर को सिग्मा के बाहर निकाल सकते हो, सिग्मा एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यूजिंग दोज इट इज 5 टाइम्स समेशन ऑफ i वेरीज 1 to n, मतलब है कि 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर का सम करो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया तुम्हारा ट्रेस का फार्मूला। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझो कि ट्रेस में जब भी ट्रेस निकालोगे तो एक सीरीज बनेगी, और वो सीरीज कौन सी सीरीज बनेगी ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट कैसे मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ मैंने एलिमेंट अलजेब्राइकली डिफाइन किया था तो एपी बन गई, है ना, जीपी भी बन सकती है अगर एक्सपोनेंशियली डिफाइन कर दें एलिमेंट को। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, जस्ट समझो कि एक मैट्रिक्स ए है, डिफाइंड है ए आई जे, एंड मान लो ये है 10/10, ओके, और फिर मैंने बोला कि सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 2 की पावर i + j, ऐसा लिख दो। फिर मैंने बोला कि ट्रेस ए क्या होगा। अब क्या बोलोगे आप, अब बोलोगे ट्रेस ए इज इक्वल टू सिग्मा ए आई आई, तो आ जाएगा 2 की पावर 2i, मतलब 4 की पावर i, ये 4 की पावर i हो जाएगा, और i वेरी करेगा कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। अब ये कैसे सीरीज बन गई, जीपी, 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब अप टू 4 की पावर n। अब जीपी का फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, यही होगा ना। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन रेशियो क्या है 4, क्या लिखोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे पास इतना स्कोप है कि मैं जनरल एलिमेंट को बाइनोमियल सीरीज करके डिफाइन कर दूं, बाइनोमियल एलिमेंट एनसीआई, एनसीआई प्लस जे, एनसीआई इंटू एनसीजे, ऐसा कुछ बन दो जनरल एलिमेंट को। तो वहां पर क्या आएगा, आई को जे करोगे तो एनसीआई इंटू एनसीआई, एनसीआई स्क्वायर, तो एनसी0 स्क्वायर प्लस एनसी1 स्क्वायर प्लस एनसी2 स्क्वायर प्लस एनसी3 स्क्वायर अप टू एनसीएन स्क्वायर। हार्मोनिकली डिफाइन कर दूंगा तो एचपी भी बन जाएगी। तो एपी, जीपी, एचपी, लॉग, कोई भी फंक्शन जो 11th में आपने पढ़ा हुआ है जिसकी सीरीज का समेशन आप जानते हैं, वो यहाँ इस्तेमाल करी जा सकती है। तो मैट्रिक्स इज अ पैक, फुल पैकेज। मैं चाहूंगा तो एक मैट्रिक्स का सवाल बना करके उसमें आपका एपी भी टेस्ट कर लो, जीपी भी, परमुटेशन भी टेस्ट कर लो, कर ही रहे थे आप, काउंटिंग भी कर रहे थे, राइट, ट्रिग्नोमेट्री भी टेस्ट हो जाएगी, तो सब कुछ इस्तेमाल होगा। इसलिए बोलते हैं कि 11th को बेसिक लेवल का 11th आना चाहिए आपको, बहुत हैवी नहीं, बट एलिमेंट्री एप्लीकेशन 11th के आएंगे तो आपको मजा आएगा करने में। मैट्रिक्स की वजह से आप कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। बट 11वीं के किसी कॉन्सेप्ट की वजह से कहीं पर आप अड़ रहे हो तो वो उसकी गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि उस पर मुझे नहीं पता है कि आप कितने तैयार कर चुके हो, कहाँ कहाँ पर आपकी कमियां हैं, वो दे विल सरफेस आउट बाय ड्यू टाइम। तो ठीक है, ये ट्रेस की बात समझ आए। अब ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो फटाफट ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज लिख दो। तो ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अलजेब्रा करते समय ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन था, बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 डिफाइंड बिलो, फाइंड इट्स ट्रेस। क्विक, जल्दी आंसर करो, देखिए कौन सबसे पहले आंसर करता है। अब देखो यहां पर ना तुम्हें मतलब वीर अर्जुन जैसा बिहेव करना पड़ेगा। जब ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिया जाए जिसमें कहानी थोड़ी ज्यादा हो, तो तुम सिर्फ वही चीज देखो जो तुम्हारे काम की है। जैसे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए आई आई, तो आई एम ओनली कंसर्न विद आई इक्वल टू जे। तो ये आई ग्रेटर जे में क्या बोल रहे हैं, उस इग्नोर मारो। आई इक्वल टू जे पर डेफिनेशन यहां से आएगी 2i + 3i 5i, तो सिग्मा 5 टाइम्स सिग्मा आई करना है आपको। कितने एलिमेंट है, 3/3 है, तो 5 टाइम्स, हाँ
1 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3, तो 1 + 2 + 3 × 5, यू गेट द आंसर, आ जाएगा। तो वर्बली है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख दो, तो ये यहीं पे खत्म करें इसको। प्रॉपर्टीज में पहला ट्रेस, अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है n/n और एक मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर है n/n, ठीक है, और लैम्डा मान लो कोई स्केलर है। अब यहां पर अभी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, बेशक मैंने दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, ये सब डिस्कस नहीं किए हैं, इस वजह से उसको हम प्रूफ नहीं देंगे अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख लेंगे ट्रेस में एक जगह पर, जब वहां करेंगे अलजेब्रा तो अपने आप ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा है कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, अगर किसी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, अब क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डबल हो जाती है, x का 2x हो जाता है। तो मैट्रिक्स में x का 2x का मतलब क्या होता है, 2x मतलब है x को x के साथ ऐड कर लिया, तो 2a का मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स को अपने आप में ऐड कर लिया, मतलब दो बास्केट पड़ी हुई थी सेम और दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्ज कैसे होता है, उसका एक रूल होता है कि दो बास्केट को मर्ज कब कर सकते हैं, जब उनका डायमेंशन सेम हो, और उसमें अगर मान लो 4 खाने हैं, 2x2 के दो बास्केट है, तो मर्ज करते समय क्या करेंगे, 1 1 खाने वाला इधर वाला एलिमेंट 1 1 खाने वाला इधर वाला एलिमेंट के साथ में क्लब हो जाएगा, तो 1 1 वाला 1 1 से ऐड हो जाएगा, 2 2 वाला 2 2 से ऐड हो जाएगा, 1 2 वाला 1 2 से ऐड होगा, और 2 1 वाला 2 1 से ऐड होगा। मींस व्हेनेवर यू ऐड टू मैट्रिसेस द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल ऐड, ठीक है, ijth एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट विल ऐड विद द ijth ऑफ सेकंड, और ये हर एलिमेंट के साथ ऐसा होगा, तो एक उसी ऑर्डर का एक तीसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मान लो एक 2x3 का मैट्रिक्स है और एक 2x2 का, उसको ऐड करना है, भाई नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि भाई उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने एड्रेसेस इसमें हो उतने एड्रेसेस उसमें भी होने चाहिए, और सिमिलर एड्रेसेस होने चाहिए, क्योंकि सिमिलर एड्रेस का एलिमेंट आपस में ऐड होगा। तो दो मैट्रिसेस ऐड करेंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो तो ऐड हो सकते हैं, ऐड कर सकते तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन में एलिमेंट ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगे। अब मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई करने का रूल इसी से क्लियर हो गया कि किसी मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करना मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी में ऐड करना। तो जब एक ही मैट्रिक्स को अपने आप से ऐड करोगे तो हर एलिमेंट डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 1 एलिमेंट a11 किससे ऐड होगा, a11 a11 प्लस a11 a1 डबल ऑफ a1, aij प्लस aij डबल ऑफ aij। तो 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब हर एलिमेंट को डबल कर देना, 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब हर एलिमेंट को ट्रिपल कर देना। इसी से एक जनरल रूल बना दिया गया कि अगर किसी मैट्रिक्स में लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हर एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब जब हर एक एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल एलिमेंट भी तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे डायगोनल एलिमेंट लैम्डा टाइम्स हो जाएंगे तो ट्रेस भी क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स a11 प्लस लैम्डा टाइम्स a22 प्लस लैम्डा टाइम्स a33, तो लैम्डा कॉमन होकर के ट्रेस ऑफ ए। तो रूल पहला क्लियर है कि ट्रेस ऑफ लैम्डा इनटू ए इज लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। इसी तरह से रिमेनिंग रूल अभी जस्ट लिख दो, ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। जब दो एलिमेंट को ऐड करोगे तो सारे एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड होंगे, तो डायगोनल वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का ट्रेस ऐड हो जाएगा। ट्रेस a प्लस बी इज ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तीसरा, ट्रेस a माइनस बी इज ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी। ट्रेस ए बी इज ट्रेस बी ए। ये अभी नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे लिखना है कि a इंटू बी मल्टीप्लाई करके जो ट्रेस आएगा, b इंटू ए मल्टीप्लाई करोगे तो भी ट्रेस आएगा। ऑल्दो ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे। जब हम लोग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि a इंटू बी मल्टीप्लाई करो और b इंटू ए अलग अलग आएंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है तो कुछ वैसा है ना, बट ट्रेस सेम आएगा दोनों का, ठीक है। एंड लास्टली ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए सुपरस्क्रिप्ट टी। ए सुपरस्क्रिप्ट टी मतलब ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब पूरा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, और फिर ट्रेस जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और थोड़ा सा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 क्या होता है ये थोड़ा मैंने बताया, ठीक है। बाकी डिस्कशन अब कल की क्लास में होगा। आज जो हमने करा उसके बेसिस पे अब पहली वाली एक्सरसाइज के सम्स को करना, सिर्फ उसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स जैसा कुछ होगा, तो अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको एक लाइन का है समझ में आ जाएगा।
तो सारा कर सकते हैं, नहीं तो वो ट्रायंगुलर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर मैं और लूंगा आपका, एक मैं ऑनलाइन लेक्चर लूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद लेक्चर आपका कब होगा, वीकेंड पे होगा, ठीक है। हाँ? जो भी दिन होगा, तो अगर वेंसडे को होगा मेरी वाली क्लास, जो भी हो, मेरा कहने का मतलब जब भी होगा उसके पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि थ्योरेटिकल पार्ट में इतना हैवी है कि उसको हम लोग लाइव ऑनलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक लेक्चर हम लोग ऑनलाइन करते हैं, सो दैट वो थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुआ रहे, तो हम लोग क्लास में जब अगले लेक्चर में आए तो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर सके, ठीक है। स्पेशली जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो थोड़ा टिपिकल है, उसमें मैं चाहता हूँ कि फिजिकली क्लास में डिस्कशन हो, लेकिन सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, इस तरह का जो क्वेश्चन हो तो आराम से हम लोग क्लास में लाइवली डिस्कस कर सकते हैं। जहां पर जो दिक्कत आएगी नहीं समझ आ रहा है उसको क्लास में आएंगे तो हम लोग डिटेल में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई विल कीप वन लेक्चर बीच में मैं प्लान करके वो हम लोग मतलब कि लाइव करेंगे, राइट, ठीक है। बंद कर दो इसको।